नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राज सर आपका स्वागत करता हूं बेटा आपके बेहतरीन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं, बट मैं एडवाइस दूंगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों कि आपसे ट्रिग्नोमेट्री बोलो, क्योंकि आप किसी के सामने बोलोगे ना कि मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊँ आज, तो आपको ऊपर से नीचे 3 बार देखेगा क्या कह गया, क्योंकि हैबिट होती है सबको ट्रिग्नोमेट्री बोलने की, और आपको भी 1-2 लेक्चर के बाद ट्रिग्नोमेट्री बोलने की हैबिट पड़ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। बेहतरीन चैप्टर है, मतलब इससे अच्छा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, और पहली बार आप पढ़ो, आपके लिए, आप सबके लिए न्यू है, क्योंकि 10th में ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है, इसलिए चैप्टर का नाम भी यही पड़ा है, इंट्रोडक्शन ही नाम पड़ा है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बेहतरीन चैप्टर है, आप करते करते खो जाओगे और इतना मजा आएगा अगर आपने चैप्टर समझ लिया, तो बाकी सभी जो चैप्टर अब तक आपने पढ़े हैं आप उनको भूल जाओगे, कहोगे वो बाद में पढ़ूंगा, पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने दो मुझे। बेहतरीन चैप्टर है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री से। जैसा कि आपको पता है कि मैं कभी भी कोई चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करता, पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो भाई पहली बार पढ़ रहे हो ना, इससे पहले तो कभी इंट्रोडक्शन भी नहीं सीखा आपने, पहली बार आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा इसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन ये अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अगर आपने ये इंट्रोडक्शन जो 20 से 30 मिनट का आपको बताऊंगा, अगर इसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ में आएगा। क्योंकि मकान जब बनाते हैं ना बेटा, तो बेस मजबूत होना चाहिए उसका, आप सबको पता है, तभी उस पर बिल्डिंग खड़ी होती है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं होता कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आपके सामने ला सकूं। एक बार इसका पूरा पोस्टमार्टम कर लेंगे, पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे पहले आज, एक बार इसका पोस्टमार्टम कर लेंगे तो पता लग जाएगा कि ये है क्या चीज। ठीक है, स्टार्ट करें। तो पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा। लिखिए रूल नंबर 1 या कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो मैं आपको हर बार लिखवाता हूं, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा। लिखिए बेटा रूल नंबर 1। सबसे पहली चीज जो हमें आनी चाहिए वो है इसका मीनिंग, कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी ये थोड़ी एग्जाम में आएगा, कई बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर ये थोड़ी एग्जाम में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। नहीं आएगा, लेकिन जब भविष्य में आप, क्या आपको क्या लगता है 10th तक ही पढ़ाई है, क्या आगे पढ़ाई नहीं होगी? पढ़ाई बहुत आगे है, लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है ये। जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे, किसी बड़े एग्जाम में बैठोगे, तब आपसे पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो भाई, 10th क्लास पास हुए थे? जी सर, राजन सर पे पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? उस समय क्या जवाब दोगे? इसलिए मैं आज की डेट में आपको पहले बताता हूं होता क्या है। हम बोलते किसे ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बेटा 3 वर्डों का कॉम्बिनेशन है। ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा 3 शब्दों से बना है। क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करता हूं, वहां अक्सर मैं पूछ लेता हूं ट्रिग्नोमेट्री आती है बेटा? जी सर पूरा आता है, कुछ भी पूछ लो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है तो वो नहीं पता जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब क्या है इसका, तो जी वो नहीं पता। तो यही एजुकेशन का गलत तरीका है। अगर आप पेरेंट्स हो और आप मुझे देख पा रहे हो इस वीडियो में, तो मैं आपसे भी एडवाइस दूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने बच्चों की हैबिट डालो, आप उसको आदत में डालो कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब तो पता हो ना, पढ़ क्या रहे हो आप। मार्क्स अलग अलग क्राइटेरिया है कि मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, वो लास्ट की बात है, लेकिन हमें पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा 3 वर्डों, 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। इन 3 वर्डों का कॉम्बिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई गॉन मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है बेटा 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, मापना किसी चीज को, मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्डों से मिलकर बना है, ट्राई गॉन मेट्रोन, और इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड, मेट्रोन मीन्स measurement. So what is trigonometry? That is the measurement of 3 sides. Measurement of 3 sides, 3 भुजाओं को मापना।
तीन भुजाओं को मापना, एक ट्रायंगल के जो तीन साइड्स होते हैं उसको मेजर करना, ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन होगी। अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप सबसे सिंपल डेफिनेशन बता सकते हो, द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, तीन भुजाओं को मापना। अब हिंदी मीडियम बेटा आप इंग्लिश में लिखना, क्योंकि पूरा चैप्टर इंग्लिश में ही है, तो आप इंग्लिश में लिखना, आदत डालो चैप्टर में, सब कुछ इंग्लिश में ही है इसमें, तो आप अभी से आदत डालो इंग्लिश में लिखने की, ठीक है। वैसे मैं लिख सकता हूं तीन भुजाओं को मापना, मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप इंग्लिश में लिखो तो ज्यादा बेहतर है। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर मुझसे या आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो दैट इज मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। और आपको पास टाइम हो तो आप उसे क्लैरिफाई करो, सामने वाले को बिल्कुल क्लियर बताओ कि भैया इधर आओ, पहले मैं इधर आओ पास में, मैं बताता हूं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। Trigonometry is derived from the three Greek word trigon, metron. Tri means three, gon means sides, metron means measurement. That is a measurement of three sides. तीन भुजाओं को मापना trigonometry कहलाता है। सबसे सिंपल डेफिनेशन, सामने वाला खुश, आप भी खुश, अगल बगल में कोई है तो वो भी खुश, ठीक है। लेकिन इसका जो थोड़ा टेक्निकल मीनिंग होता है वो ये होता है कि ये ट्रायंगल के एंगल और साइड का रिलेशन बताता है। एक ट्रायंगल आपने देखा होगा ना, ट्रायंगल हम सबने बनाया बचपन से, हम सब ने ट्रायंगल बनाया ना, तो इसके एंगल होते हैं और साइड होते हैं, इनके बीच का रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर टेक्निकल वर्ड में अगर बोले तो इसको बोलेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड, एंगल्स एंड साइड्स, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड, कोण और भुजाओं का संबंध। ये थोड़ा सा टेक्निकल मीनिंग के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि दोनों पता होना चाहिए ना, एक सिंपल डेफिनेशन, और मुझे लगता है इतना बता दोगे तो वो भी आपको पता होगा। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, मीनिंग मोस्टली मैं देखता हूं बच्चों को नहीं पता, जो कि गलत है, पता होना चाहिए हम पढ़ के आ रहे हैं। और ये थोड़ा टेक्निकल मीनिंग हो गया, तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, भुजाओं और कोणों का संबंध। हिंदी मीडियम लिखना चाहो तो लिख लो, मैं हिंदी में बोल देता हूं, कोण और भुजाओं का संबंध त्रिकोणमिति कहलाता है। कोण और भुजाओं का संबंध त्रिकोणमिति कहलाता है। वैसे इंग्लिश में लिखना ज्यादा बेहतर है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, एंगल और साइड का बीच का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने जाना कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, और ये पहले पॉइंट का कतई मतलब एग्जाम से नहीं है। फर्स्ट पॉइंट कभी भी आपके एग्जाम में थोड़ी पूछेगा व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ये तो नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्योंकि एजुकेशन का मेन मकसद नॉलेज है, मार्क्स उसके बाद में आया। अब आर्यभट्ट बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो नए नए डिस्कवरी या नई नई चीजें मार्क्स के लिए कर रहे थे क्या? नहीं ना, नॉलेज थी उनको, नई नई चीजें बता रहे थे दुनिया को। सो नॉलेज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ठीक है सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा आगे जाते हैं, ठीक है बेटा। नाउ अभी मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है एंगल और साइड के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो एक ट्रायंगल के अंदर तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट हेडिंग बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी राइट ट्रायंगल में, अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले लगते हैं वो केवल राइट ट्रायंगल के लगते हैं बेटा, राइट ट्रायंगल के लिए फॉर्मूले लगते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले केवल राइट ट्रायंगल के लिए ही होते हैं। मान लो ये राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री वाला राइट ट्रायंगल है आपके पास। इसके अगर राइट ट्रायंगल को हम साइड कर दें, अगर राइट ट्रायंगल को साइड कर दें तो बचे कितने? दो एंगल बचे, ए और सी, दो एंगल बचे ए और सी, और तीन साइड बचे। तीन साइड है ना आपके पास, देखो एक का नाम है ए बी, एक का नाम है बी सी, और एक का नाम है ए सी। तीन साइड बचे और दो एंगल बचे। तो एंगल ए का रिलेशन किस किस के साथ होगा? तो एंगल ए का, पहले एंगल को देखो, एंगल ए का रिलेशन पहले साइड के साथ होगा, एंगल ए का रिलेशन दूसरे साइड के साथ भी होगा, और एंगल ए का रिलेशन तीसरे साइड के साथ भी होगा। यानी एंगल ए का रिलेशन तीनों साइड के साथ होगा, पहले साइड के साथ भी होगा, दूसरे साइड के साथ भी होगा, और तीसरे साइड के साथ भी होगा एंगल ए का रिलेशन। बी को मत नहीं देखना, बी को छोड़ दो। एंगल सी का रिलेशन किस किस के साथ होगा? तो एंगल सी का रिलेशन तीन के साथ होगा,
एंगल सी का रिलेशन ए बी के साथ भी होगा, एंगल सी का रिलेशन बी सी के साथ भी होगा, और एंगल सी का रिलेशन ए सी के साथ भी होगा। तो एंगल ए के 3 रिलेशन बन रहे। ध्यान से समझो, मैं बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, बहुत कम टीचर बताते हैं, या बहुत कम बच्चों को पता होता है ये सब चीजें जो आप सीखने वाले हो। मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे उस साइड कर लेना बाद में, वो 10 मिनट बाद में आपके लिए मार्क्स के लिए भी जुगाड़ कर दूंगा, वो मैं बता ही दूंगा एनसीईआरटी का सोल्यूशन क्या होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, सब बता दूंगा। बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। नाउ एंगल ए का रिलेशन 3 साइड के साथ है ना, 3 साइड के साथ है, और एंगल सी का रिलेशन भी 3 साइड के साथ है। एंगल ए का रिलेशन 3 साइड के साथ है और एंगल सी का रिलेशन भी 3 साइड के साथ है, तो टोटल 6 रिलेशन हो गए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या बताया था, एंगल और साइड का रिलेशन, एंगल और साइड का रिलेशन। एंगल ए का रिलेशन 3 साइड के साथ है, एंगल सी का रिलेशन भी 3 साइड के साथ है, तो टोटल रिलेशन हो गए 6। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी 6 होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी 6 ही होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होता है सिन, इसे बोलते हैं सिन, या साइन भी बोल सकते हो, सिन भी बोलते हैं कई लोग, वैसे सिन बोलते हैं, अधिकतर टीचर सिन बोलते हैं, बट साइन अगर कोई टीचर बोले तो गलत नहीं है, साइन भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में इतना फर्क पड़ता नहीं। नेक्स्ट होता है बेटा कॉस, थर्ड होता है बेटा टैन, उसके बाद होता है बेटा कॉसेक, देन आपके आता है सेक, और लास्ट आता है बेटा कॉट। साइन, कॉस, टैन, साइन, कॉस, टैन, या सिन बोलना तो सिन बोलना, सिन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, कॉसेक, सेक, कॉट। तो ये 6 रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, 6 होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। क्यों होते हैं 6? रीजन क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही क्यों है? क्या कभी जानना चाहा आपने? क्योंकि एक एंगल के 3 साइड के साथ रिलेशन है, दूसरे एंगल का भी 3 साइड के साथ रिलेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 6 हो गए। और ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, दैट्स व्हाई दे आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों होते हैं पता लग गया? क्योंकि एक एंगल का रिलेशन 3 साइड के साथ, दूसरे एंगल का रिलेशन 3 साइड के साथ, टोटल 6 रिलेशन हो गए, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, जो बहुत रेयर, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, बहुत रेयर पता होता है। और मैं अगर गलत हूं तो आप अपने दोस्तों से पूछ के देखो, अपने भाइयों से पूछ के देखो, बहनों से पूछ के देखो, बहुत कम बच्चे होते हैं जिसको यह पता होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 क्यों? हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पहुंच गए, 8.1 है, स्टार्ट कर दो पहला क्वेश्चन, फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर जाता है, हवाई जहाज निकल रहा होता है, रॉकेट निकल रहा होता है, फिर कहते हैं जी समझ में नहीं आ रहा। भाई समझ में कब आएगा? जब आप चीजों की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसका पोस्टमार्टम पूरा डिटेल में समझोगे। तो ये 6 क्यों हो गए पता लग गया, ये 6 कैसे हो गए पता लग गया। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। क्लियर हो गया? नाउ अब हम थर्ड रूल पे आते हैं। जी सर जी ये भी बहुत अच्छा लगा सर बहुत मजा आ रहा है सर जी मजा आ गया आपकी 2 बातें सुनकर। सर जी मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूं, मैं तीसरे पॉइंट पर आग लगा दूंगा, याद रखना इस चैप्टर में आपका इतना मजा आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आग लग जाएगा। कहोगे क्या पढ़ा, तो ये पढ़ा, बड़ा क्या पढ़ा, पढ़ा तो ये पढ़ा। चलिए टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं। बच्चों हम जो लोग जो सिन बोलते हैं ना, ये एक्चुअल में इसका नाम सिन नहीं है, रियल में इसका नाम कुछ और है। एक्चुअल में इसका नाम जो है वो साइन होता है, इसकी स्पेलिंग ये होती है। हम लोग कॉस बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में इसका नाम कोसाइन होता है। हम लोग टैन बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में इसका नाम टेंजेंट होता है, रियल नाम इसका टेंजेंट है। हम लोग कॉसेक बोलते हैं लेकिन एक्चुअल नाम होता है बेटा कॉसेकेंट, एक्चुअल नाम कॉसेकेंट होता है। हम लोग कॉसेक बोलते हैं बट एक्चुअल नाम कॉसेकेंट होता है। हम लोग सेक बोलते हैं बट एक्चुअल नाम सेकेंट होता है, सेकेंट। हम लोग कॉट बोलते हैं बट एक्चुअल नाम कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट। ये द रियल नेम। सिन साइन से बना है, साइन को आजकल सिन बोलते हैं, कोसाइन को कॉस बोलते हैं, टेंजेंट को टैन बोलते हैं, कॉसेकेंट को कॉसेक बोलते हैं, सेकेंट को सेक बोलते हैं, एंड कोट टेंजेंट इज कॉल्ड कॉट। अब ये क्यों ऐसा करा, ऐसा क्यों करा? एक बात बताओ, आपने पहले के नाम देखे, आपके 20 साल पहले के नाम देखे? पहले के नाम बड़े 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 से होते थे, है ना?
लक्ष्मण प्रसाद द्विवेदी, नाम बड़े बड़े होते थे पहले, पहले के नाम बड़े होते थे। BVS लक्ष्मण, क्रिकेटर है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है। आज के नाम बड़े शॉर्ट होते हैं, आप देखते हो ना, किसी का नाम बहुत बड़ा है, राजकुमार है तो राज बोलते हैं, हेलो राज कैसे हो, शॉर्ट कर दिया हमने। तो मैथमेटिशियन भी तो समय के साथ चलेंगे ना, मैथमेटिशियन भी कोई अलग से तो नहीं आए, वो भी शॉर्ट के साथ चलते हैं। आपके टीचर होते हैं तो गुप्ता सर, है ना, नाम शॉर्ट में कर दिया, SK सर, मेरे सर थे बहुत अच्छे थे, है ना। तो आजकल हम चीजों को शॉर्ट कर देते हैं। तो मैथमेटिशियन भी कुछ अलग प्लेनेट में थोड़ी रह रहे हैं, वो आपके साथ है, आपके बीच में तो रहते हैं, तो उन्होंने भी नाम को शॉर्ट में कर दिया। तो साइन को आजकल सिन बोलते हैं, कॉसेक को, कोसाइन को आजकल कॉस बोलते हैं, टेंजेंट को आजकल टेन बोलते हैं, कॉसेकेंट इज कॉल्ड कॉसेक एंड सेकेंड इज कॉल्ड सेक एंड कोटेंजेंट इज कॉल्ड कॉट। तो हम लोग जो यूज करेंगे, हम लोग यही यूज करेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, हम यूज यही करेंगे पूरे चैप्टर में। लेकिन फिर भी आपको क्यों बता रहा हूं ये बात, हमें पता होना चाहिए ना, एक्चुअल नाम ये नहीं है, रियल नाम आपका ये नहीं है। घर में आपके नाम होते हैं ना, गोलू, मोलू, स्वीटू, घर में नाम रख देते हैं आपके, लेकिन वो आपके रियल नाम थोड़ी है, रियल नाम तो कुछ और है आपका। तो इसी प्रकार से ये रियल नाम नहीं है, रियल नाम ये है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना ये नाम कहां से है, इसका रियल नाम क्या है, इसके रियल नाम ये है। इनके शॉर्ट एब्रीविएशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन बोलते हैं इसको, कि इनका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग, ये जो येलो कलर का हाईलाइटेड है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो हम लोग यहां पर शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि समय के साथ बदलना पड़ता है, सबको बदलना पड़ता है। जो नहीं बदलता समय के साथ वो खत्म हो जाता है। तो हम लोग भी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। चलिए रूल नंबर 4 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 4, यहां तक सर जी बिल्कुल एक एक बात मेरे समझ में आती जा रही है। मैंने कहा ना इंट्रोडक्शन, अगर इसने इंट्रोडक्शन आपने समझ ली, आग लगा दोगे पूरे चैप्टर के अंदर, मजा बांध दोगे पूरे चैप्टर के अंदर, कहोगे जी मजा आया सर जी, ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई कि होती क्या है एक्चुअल में। अब तक तो हम एक्सरसाइज करते थे। रूल नंबर 4 पे आते हैं। मैं बार बार ये चीजें लिख रहा हूं, आप देख रहे हो मैं क्या कर क्या रहा हूं, मैं बार बार 3 को तो इधर लिखता हूं, साइन, कॉस और टेन, इनको तो मैं एक तरफ लिखता हूं, और बाकी इनको मैं एक तरफ लिखता हूं, कॉसेक, सेक और कॉट, इनको एक तरफ लिखता हूं। आप देखते हो बार बार ये कर रहा हूं ना, शुरू से देखो, आप स्टार्टिंग से देखो, मेरे रूल को देखो, मैंने यही करा, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, यहां भी ऐसी करा, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो सर जी हम तो सोचे थे ऐसे लिख रहे होंगे आप, जगह कम है आपके पास, नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक चीज है जिसके कारण ऐसा कर रहा हूं मैं, जो मैं अब आपको रूल नंबर 4 में समझा रहा हूं। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि शुरू के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और लास्ट के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे का उल्टा होता है। इट मींस साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। सर जी रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? रेसिप्रोकल का ये मतलब है बच्चे, लाल मेरे सोना, कि साइन की वैल्यू अगर 2/3 है, साइन की वैल्यू अगर 2/3 है, तो कॉसेक की वैल्यू 3/2 होगी, इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि सर जी, गुरुजी, मास्टर जी, मेरी कॉस की वैल्यू 1/4 है, तो सेक की वैल्यू आपकी 4/1 कहलाएगी। अगर आप कहते हो कि टेन की वैल्यू गुरुजी 3/5 है, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी? तो डेट इज 5/3। गॉट इट? क्या समझ में आ गया बेटा? ये सब लिखना नहीं है, ये सब नहीं लिखना, ये सब नहीं लिखना, आपको केवल ये चीज, मैं सिर्फ एग्जाम्पल यूज कर रहा था आपको समझाने के लिए। आई वॉज जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू बेटर वे, अच्छे से समझाने के लिए जिसमें एग्जाम्पल ले रहा था। आपको सिर्फ ये बॉक्स की चीजें लिखनी है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक दूसरे का रेसिप्रोकल समझ में आ गया बेटा? तो ये रूल नंबर 4 था। नाउ रूल नंबर 5 आते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है बच्चों कि एक ट्रायंगल है आपके पास, ध्यान से समझिए इस चीज को। एक ट्रायंगल है आपके पास, एक ट्रायंगल है आपके पास। मान लीजिए ये आपके पास वही ट्रायंगल है जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, A, B और C, एंड ये राइट ट्रायंगल है।
क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक पूरे राइट एंगल में ही यूज करते हैं हम लोग। तभी तो हमने बी नहीं लिया था ना, राइट एंगल वाला नहीं लिया था। तो ए का रिलेशन 3 साइड के साथ, बी का रिलेशन 3 साइड के साथ, सी का रिलेशन 3 साइड के साथ, टोटल 6 रिलेशन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर बी को भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 रिलेशन बन जाएगा। 9 रिलेशन है ना, राइट एंगल वाले नहीं लेते बेटा। चलिए रूल नंबर 5 हम सीखने वाले हैं बच्चों कि किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होता है उसका बेस, इट इज कॉल्ड बेस। एक होता है बेस, एक होता है बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, कुछ नहीं लिखना इनमें से, केवल आप P लिख दो, P4 परपेंडिकुलर। ये बेस भी लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज द B4 बेस, B4 बेस। सर जी B4 तो बॉल था, बचपन में इतना पिटा हूं मैं, आप B4 बेस बता रहे हो, अजीब सर जी हो। B4 बॉल, मम्मी ने इतना पीटा बचपन में। समय के साथ बदल जा बेटा मेरे लाल, समय के साथ बदलना पड़ता है सबको। B4 बेस है अब, एंड P4 पपाया खत्म, पैरेट खत्म, बचपन में खत्म। P4 क्या, तो P4 परपेंडिकुलर है, एंड H4 हाइपोटेनियस। H4 हैन पढ़ते थे हम लोग शायद, है ना, बुक में अधिकतर H4 हैन ही मिलता था। सो P इज द परपेंडिकुलर, B इज द बेस, एंड H4 हाइपोटेनियस। क्या आपको 3 समझ में आ गया बेटा? आई रिपीट फिर से, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। ये सर जी तो बार बार इंग्लिश में ही बोले जा रहे हैं, इंग्लिश ज्यादा आती है, घनी आती है इनको, हिंदी ना बता रहे हो तो। सर जी मैं हिंदी मीडियम बताओ बेटा, ये चीज है ना अधिकतर इंग्लिश मीडियम, वैसे हिंदी में होती है, मैं बता देता हूं आपको। इसको आधार बोलते हैं, आधार। इसको लंब बोलते हैं, लंब। और ये होती है कर्ण। बट जैसे आप चैप्टर में थोड़ा 1-2 लेक्चर ले लोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे, क्योंकि पूरा चैप्टर इंग्लिश में ही है, फॉर्मूला भी इंग्लिश में ही, सारे वर्ड भी इंग्लिश में ही है। देखो ना, सारे वर्ड इंग्लिश में ही है, देखो ना, साइन कॉस्ट है, सब इंग्लिश में तो है, इसलिए आप हैबिचुअल होने वाले हो। तो शुरू के हो सकता है कि पहले दिन आपको दिक्कत हो इन वर्डों में, नया है आपके लिए, बट हैबिचुअल हो जाओगे आप। तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये 3 चीज होती है किसी भी राइट ट्रायंगल में। आई रिपीट, किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर 3 चीज पाई जाती है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब ध्यान से सुनो, मेन रूल नंबर 5 है बच्चों, साइन का अगर रिलेशन निकाला जाए, साइन का अगर रिलेशन निकाला जाता है तो साइन का रिलेशन आता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ये रिलेशन होता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रिलेशन होगा वो साइन का रिलेशन होगा। कॉस, कॉस का रिलेशन क्या होगा, तो कॉस का रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। साइन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, कॉस का रिलेशन होता है बेस और हाइपोटेनियस का, और टेन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और बेस का। आई रिपीट, मैं फिर से आपको समझा देता हूं, साइन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, कॉस का रिलेशन होता है बेस और हाइपोटेनियस का, और टेन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और बेस का। सर जी आपने 3 ही बताए, 3 और हैं वो तो बता दो। सर जी आपने 3 ही बताए, तो बेटा 3 हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप उल्टा कर सकते हो। साइन का उल्टा क्या बताया था, साइन का उल्टा बताया था कोसेक, तो आप इसको रेसिप्रोकल खुद कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला बनेगा H अपॉन में P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या बताया था, तो कॉस का उल्टा सेक बताया था, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आंसर आ जाएगा H अपॉन में B। ये फॉर्मूला होता है। और टेन का उल्टा क्या बताया था, कॉट बताया था, तो कॉट का रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज द बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हम अगर 3 फॉर्मूले याद कर लेंगे तो 3 फॉर्मूले तो अपने आप याद हो जाएंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये फॉर्मूले होते हैं, 3 याद कर लो तो 3 अपने आप याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्रॉस होता है, कोसेक होता है उल्टा, रेसिप्रोकल कर दोगे। कॉस का उल्टा सेक होता है, रेसिप्रोकल कर दोगे। टेन का उल्टा कॉट होता है, रेसिप्रोकल कर दोगे। सर जी ये कंफ्यूजिंग है सर जी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। 3 फॉर्मूले पहले समझ लो, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं हमें। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जी सर याद हो गया। एक मैं परपेंडिकुलर रात में बैठ के, रात में 2-2 बजे बैठ के, साइन का फॉर्मूला ओहो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और पेपर वाले दिन सब गायब,
खत्म। किसी के बेस के अपॉन में हाइपोटेनस आ रहा है, किसी के परपेंडिकुलर अपॉन में पता नहीं क्या आ रहा है, सब भूल गए। तो एक शॉर्ट तरीका है, इन तीनों फॉर्मूलों को याद करने का शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीका क्या है? इसे हम गोल्डन तरीका बोलते हैं। इसको याद करने के लिए एक तरीका है, उस तरीके को समझ लो तो तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तरीका क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा, पी फॉर पाकिस्तान, भूखा प्यासा, समझ रहे हो? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे याद हो सकता है। पहला फॉर्मूला साइन के लिए है, ये पहला फॉर्मूला साइन के लिए है, दूसरा फॉर्मूला कॉस के लिए और तीसरा फॉर्मूला टेन के लिए है। साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए, क्योंकि लाइन से याद करना हो तो साइन कॉस टेन। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन का फॉर्मूला पी अपॉन में एच, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन में एच और टेन का फॉर्मूला पी अपॉन में बी। सर जी ये थोड़े वर्ड थोड़े बड़े हैं। एक और तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सर जी ये भी बड़ा है। तो आजकल एक लेटेस्ट तरीका है जो मेरा अपना है, किसी को बताना मत, और मम्मी अगर पास में बैठी है, पापा पास में बैठी है तो बिल्कुल वीडियो मत दिखाना। मैं कुछ नया बता रहा हूं लेकिन अकेले में सुनना। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, लेकिन बेटा ये मम्मी पापा के सामने मत बुलाना, कभी मेरी और पिटाई करवा दो। क्या सुना आपने? ये आजकल लेटेस्ट है। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। क्लियर हो गया? बस मम्मी पापा के सामने मत दिखाना भाई वीडियो। भाई कभी मेरी धुलाई करवा दो डंडे से कि मास्टर तूने केस सिखा दिया हमारे लड़के को, पता नहीं केस सीख रहा था ये वीडियो में देख रहा था। ये सिर्फ याद करने का मेथड है। दिस इज द वे ऑफ लर्निंग। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। क्लियर? अब ये सबसे आसान होता है, इसलिए लेटेस्ट। मैंने अभी कहा था समय के साथ चेंज होना पड़ता है। यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। सो साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच और टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी। और हम कहीं भी ये चीज कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी, कोई किसी के सामने ऐसे इजिली। यहां पे याद रखो क्या? पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। हो सो इजी। पहला फॉर्मूला साइन का, फिर ये कॉस का और फिर ये टेन का। तीन ही फॉर्मूला तो याद करना है, क्योंकि बाकी का तो रेसिप्रोकल है। साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक बन जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक बन जाएगा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट बन जाएगा। सो ये लर्निंग का एक नया लेटेस्ट मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। दिस इज द फॉर साइन, दिस इज फॉर कॉस एंड दिस इज फॉर टेन। गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये रूल नंबर आपका कौन सा था? ये रूल नंबर 5 था, जिसमें हमने रूल पढ़े कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है और इसका शॉर्ट तरीका क्या है याद करने का। नाउ रूल नंबर 6 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कहता है? समझिए इस बात को। रूल नंबर 6 कहता है थीटा। एक नया वर्ड आप सीखोगे, थीटा। थीटा क्या होता है सर? थीटा, 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 शायद ऐसे लिखते होंगे। थीटा को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ये है थीटा को प्रेजेंट करने का तरीका। थीटा ऐसे बोलते हैं, थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल। थीटा का मतलब होता है एंगल। फिजिक्स के अंदर एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोग लिखते थे ना 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखते थे ना बचपन में। अभी 9th में भी आप पढ़ के आए होंगे। डिग्री का हम लोग बहुत इस्तेमाल करते थे, कंस्ट्रक्शन भी करी होगी आपने। तो उस एंगल को लिखने का एक मेथड होता है साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, और उसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा का मतलब एंगल होता है। तो एक्चुअल में पता है कैसे बोलते हैं? हम इसे पढ़ते कैसे? देखो, इसे बोलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। समझ में आ गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो इनके साथ हम थीटा वर्ड लगाते हैं। अब ये थीटा क्या कमाल करने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूं। थीटा क्या सिखाता है? ये थीटा हमें सिखाता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हम आंख बंद करके, ये राइट ट्रायंगल है ए बी सी, हम आंख बंद करके परपेंडिकुलर और बेस नहीं डिसाइड कर सकते। हाइपोटेनस फिक्स होता है। 90 के जो सामने होगा, आई रिपीट, फिर से देखो, मैं तीनों अलग अलग कलर में दिखाऊंगा। 90 के जो सामने होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है। 90 के जो सामने होगा, 90 के सामने वो हाइपोटेनियस फिक्स होता है। 90 के सामने हाइपोटेनियस फिक्स होता है।
लेकिन परपेंडिकुलर बेस ये फिक्स नहीं होता। कभी आप इसे परपेंडिकुलर फिक्स इसे बेस नहीं कह सकते, बदलता रहता है। ये लोग कैसे बदलते हैं? मान लो अगर मैं कहता हूं ये थीटा है, ध्यान से सुनो, अगर ये थीटा है, ए थीटा है, ए क्या है? थीटा, ये थीटा है, तो बच्चों इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो बच जाएगा वो बेस होगा। तो तीनों की अपनी पहचान है। क्या पहचान है? देखो इधर, इधर देखो, 90 के जो बिल्कुल सामने होगा वो हाइपोटेनियस होगा, थीटा के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो बेचारा बच गया उसके सामने वाला बेस होगा। यानी जो बच गया वो बेस होगा। कहने का मतलब यही है। इसके लिए मैं इसे खाली छोड़ देता हूं, छोड़ो इसे, सिंपल याद रखो, जो बच गया वो बेस होगा। 90 के सामने हाइपोटेनियस होगा, 90 के सामने हाइपोटेनियस फिक्स है, 90 के सामने हाइपोटेनियस ही होता है हमेशा। भाई कहां जा रहे हो भैया? रुको ना एक मिनट, अभी पढ़ाना है भाई, बताओ भाई, बैच चल रहा है, मजाक है, यहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं बेचारे। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस फिक्स है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जहां थीटा, आप जरूरी से थीटा बदलता रहेगा। अब थीटा अगर मान लो ये हो गया, ये मान लो थीटा ये वाला हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर थीटा ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो जो तीसरा वाला साइड बचता है उसको हम बेस कहते हैं। मान लो इसी ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा पलट देता हूं, थोड़ा सा मॉडिफिकेट कर देता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। लो जी, चेंज कर दिया, इसका नाम है P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसको बोल दिया ये 90 है और मेरा जो थीटा है वो इस बार ये वाला थीटा है। ध्यान से सुनना। तो अब मैं कहूंगा बेटा ढूंढ के दिखाओ हाइपोटेनियस कहां है, तो 90 के सामने ये होगा आपका हाइपोटेनियस, 90 के सामने ये है थीटा, थीटा के जो सामने, थीटा के बिल्कुल सामने, दैट इज द परपेंडिकुलर, और ये वाला बेस। क्या आप समझ में आएगा बेटा? 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। तो इस बात का ध्यान रखना, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल सबसे ज्यादा रुलाता है बच्चों को। मैंने देखा है आंसू आते थे, आंसू बह रहे हैं, लड़की पागल है, लड़का पागल हो रहा है कि सर जी जो समझ में ना आता है क्या, कभी हाइपोटेनियस आप वहां कहते हो, कभी परपेंडिकुलर कुछ और हो जाता है आपका, और कभी अभी तो आपने कहा था नीचे वाला बेस है और अभी कह रहे हो ये वाला बेस है। तो जे और जे के चक्कर में नहीं पड़ना। चक्कर ये है कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा और जो बच जाएगा वो बेस होगा, बस ये चक्कर है। हाइपोटेनस तो फिक्स है, 90 के सामने होगा। तो ये रूल नंबर जो होगा वो रूल नंबर 6 होगा। बस ये रूल नंबर 6 याद रखना, आपको ये वाला रूल याद रखना है। अब अंतिम रूल पे आता हूं, रूल नंबर 7, जो हमारा लास्ट रूल होगा। रूल नंबर 7 अंतिम रूल है, बस ये लास्ट रूल है। इंट्रोडक्शन खत्म और पहला एक्सरसाइज भी खत्म। जी हाँ, कहोगे सर जी क्या बात कर रहे हो, पहला एक्सरसाइज तभी शुरू नहीं करा। अभी जब मैं शुरू करूंगा तब आप देखना, कहोगे जी आता है। लास्ट रूल है कि किसी भी ट्रायंगल में हमें यह तो पता है कि 3 चीज होती है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है और एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, चाहे कोई भी हो। अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और अगर आपको बेस निकालना है तो बेस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और मुझे लगता है अधिकतर बच्चों को ये तीनों फॉर्मूले आते होंगे। मोस्टली स्टूडेंट को ये तीनों फॉर्मूले, मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट को यहां बैठे हुए सबको आता होगा, क्योंकि ये हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। टू फाइंड द हाइपोटेनियस, to find the hypotenuse we use the formula under root p square plus b square. P means perpendicular, b means base. To find the perpendicular we use the formula of under root h square minus b square, and to find the base we use the formula h square minus p square. So अगर किसी क्वेश्चन में आपको नीड है कि भाई उस क्वेश्चन में हाइपोटेनस नहीं है, मैं टेक एग्जांपल कि उस क्वेश्चन में हाइपोटेनस नहीं है, हाइपोटेनस नहीं दे रखा, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हाइपोटेनस निकाल लेंगे। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि वहां परपेंडिकुलर गैप है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और जिस क्वेश्चन में बेस गैप होगा उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 3 फॉर्मूले ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आती है, और पाइथागोरस थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 6 में। वहां पाइथागोरस थ्योरम हमने बहुत ज्यादा पढ़ा था, चैप्टर 6 जो था क्लास 10th में, और अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो 9th में हमने यूज किया था, 8th में भी हमने इसका यूज किया था, आज भी NCERT की बुक में ये फॉर्मूला यूज है। ये तीनों फॉर्मूले हमें आते थे, मैंने फिर भी आपको पता है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि हो सकता है कि बच्चे ने नहीं पढ़ा हो, या पढ़ा होगा तो भूल गया होगा, इंसान ही तो यार भूल जाते हैं हम लोग। तो ये 7 कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं बेटा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरे एक्सरसाइज में कहीं भी एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, नोट करो, जल्दी से 7 पॉइंट रिवाइज करो, देन अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं।